दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली टॉपिक के ऊपर कुछ स्पेशल बातें। देखिए, सबसे पहले जो अभी तक बातें मैंने आपको बताई है, अगर वो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है तो मेरे इस चैनल पर इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, साथ साथ में आपको समझ में भी आ रही है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और बनाएंगे कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो मैं और डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। और मेरा उद्देश्य यहाँ पर है कि जो ज्योतिष विज्ञान है, हिंदुस्तान का जो ज्योतिष विज्ञान है, उसे हर इंसान को समझाना, जिससे वो अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ज्योतिष को लोगों ने बना लिया है बिजनेस, जबकि ज्योतिष जो है वो बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। यह लोगों की हेल्प करने के लिए बना हुआ सिस्टम है। अब इसके माध्यम से लोग एक दूसरे को डराते हैं। कुछ पंडित लोग होते हैं, वो लोगों को डराते हैं और डरा कर पैसे लेने का इन्होंने जरिया बना लिया है। जैसे सुनिए आप, काल सर्प दोष। जैसे ही कुंडली को देखते हैं वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष है या फिर काल सर्प दोष है। 10,000 की पूजा होगी, आपके 20,000 की पूजा होगी। जबकि अगर ज्योतिष विज्ञान को उठाया जाए, शास्त्रों को उठाया जाए, जहां से ज्योतिष विज्ञान आया है, तो कहीं भी काल सर्प दोष और पितृ दोष का वर्णन है ही नहीं। यानी अगर हमारा इतिहास जहां से ये कुंडली बनी है, अगर वहां आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज है ही नहीं। और फिर भी अगर राहु केतु के एक साइड में सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का योग बनता है। एक भी ग्रह अगर राहु केतु से बाहर है तो काल सर्प दोष का योग बनता ही नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ परेशानी होती भी है तो उसका असर सिर्फ राहु और जो केतु है उसकी दशा और अंतरदशा में ही चलेगा, बाकी नहीं चलने वाला है। लेकिन कुंडली दिखाते ही पूजा पाठ के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है, हवन के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है और पैसे ले लिए जाते हैं काफी मात्रा के अंदर। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली का खुद विवेचन कर सकें, खुद कुंडली को समझ सकें और आपको पता हो कि मेरी इस समय यह महादशा चल रही है, इस महादशा के अंदर मेरी ये अंतरदशा चल रही है, यह ग्रह जो है अभी मेरा अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली के अनुसार। तो इसके सिर्फ पाठ से, यानी कि जो काम सिर्फ 5-10 रुपए 100 रुपए के खर्चे के माध्यम से जिस परेशानी का हम समाधान कर सकते हैं, उसके लिए लोग बाग हजारों रुपए खर्च करा देते हैं। तो मैं चाहता हूं आप कुंडली ढंग से सीखें और बहुत ही इजी तरीके में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, हर बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। और जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, अगर आपने एक दो बार भी मेरी वीडियो को देख लिया तो मैं बता रहा हूं आप 90% कुंडली को आप समझ जाएंगे और उतना ही काफी है। ज्यादा आप डीप में जाएंगे, बहुत बारीक पॉइंट्स में जाएंगे तो उतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको यह पता चल जाएगा कि इस समय के दरमियान मेरे कौन से ग्रह की बुरी स्थिति है, उसकी मैं पूजा करूं, उसका पाठ करूं, कुछ दान पुण्य करूं तो मुझे इसका समाधान मिल जाएगा और 100% उसका समाधान मिलता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके इष्ट देव। इष्ट देव वो देव हैं जिनकी अगर आपने पूजा करी, जिनको आपने अगर अपने जीवन से जोड़ लिया, उनकी पूजा को अपने जीवन से जोड़ लिया, तो आपकी जीवन में जितनी भी समस्या है वो 100% दूर हो जाएगी। इष्ट देव का मतलब हुआ आपके सबसे फेवरेट, सबसे नजदीक के वो देवता जो सदैव आपकी हेल्प के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि हर लग्न की कुंडली में मारक और योग कारक ग्रह, यानी कि 12 तरह की लग्न कुंडलियां होती है। 12 तरह की लग्न कुंडलियों में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से योग कारक ग्रह बनेंगे, कौन कौन से मारक ग्रह बनेंगे, यानी कौन कौन से ग्रहों की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो आपको परेशान करेगी, और कौन कौन से ग्रहों की जब आपके दशा अंतरदशा चलेगी तो वह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, आपके जीवन को अच्छा करेगी, आपके तरक्की का कारण बनेगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सभी ग्रहों का स्वभाव, नेचर, यानी नेचर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस कुंडली में लिख दिया हाउसेस। पहले भी मैं बता चुका हूँ, हाउसेस चेंज नहीं होते हैं, घर वहीं के वहीं रहते हैं, राशियां घूमती है इस कुंडली के अंदर। देन उसके बाद मैंने मित्र ग्रह और जो शत्रु ग्रह उनकी वापस लिस्ट बना दी, क्योंकि इसकी भी अभी यहाँ जरूरत पड़ेगी, राशियों की भी जरूरत पड़ेगी और इस हाउसेस की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके माध्यम से आप कुंडली को समझ पाएंगे, अपने इष्ट देव को समझ पाएंगे और आपकी लग्न कुंडली के अनुसार मारक और योग कारक ग्रह आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको जो ग्रह होते हैं उनका स्वभाव, उनका नेचर। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है मंगल, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं।
मंगल देव की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मंगल देव से अगर हम स्टार्ट करें, तो मंगल जो है, मंगल देव जो है वो सेपरेटिव टेंडेंसी के हैं। और सेपरेटिव टेंडेंसी यानी कि अलग रहने वाले, अलग अपने अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले ग्रहों में से हैं। और इस सेपरेटिव टेंडेंसी के कारण ही कुंडली के अंदर मांगलिक दोष को जरूर देखा जाता है, क्योंकि यह जो दोष है वो इंसान को सेपरेटिव बनाता है, पहली चीज ये। दूसरी, मंगल जो है वो पावर को देखा जाता है, हमारे अंदर की शक्ति को देखा जाता है, हमारे अंदर की ऊर्जा को देखा जाता है। मंगल अगर किसी का स्ट्रांग है तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर ताकत अच्छी होगी, मजबूती अच्छी होगी, क्योंकि ये शरीर का कारक भी है। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसका कारक भी है मंगल। और साथ साथ में यह जो ब्लड होता है बॉडी के अंदर, उसका कारक भी है। तो मंगल से देखा जाता है गुस्सा, मंगल से देखा जाता है तेज, मंगल से देखा जाता है सामने वाले का आक्रामक स्वभाव। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर शुक्र देव। शुक्र देव जो है वो सीधे सीधे जुड़े हैं वीर्य से, हमारे बॉडी के जो जननांग हैं उनसे। और साथ साथ में शुक्र देव जुड़े ऐशो आराम वाली जिंदगी, लाइफ स्टाइल और खूबसूरती से। शुक्र देव जो है वो एक ऐसे ग्रह हैं, अगर उनको टेलीस्कोप से देखा जाएगा तो एक खूबसूरत रेड कलर का चमकीला ग्रह है, और वैसा ही इनका नेचर है, ये खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। यानी कि सुंदर जो जितनी भी चीजें हैं, जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, जेवर हैं, सुंदर वस्त्र हैं, घर का इंटीरियर है, इसके साथ साथ में जो लोग सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो शुक्रदेव है। शुक्रदेव प्रेम भी है, शुक्रदेव आकर्षण भी है। यानी कि अगर हम बात करें अपोजिट सेक्स के बारे में, तो एक दूसरे में जो आकर्षण होता है वो शुक्रदेव है। और जो काम शक्ति है और काम वासना है, काम शक्ति है, वो भी शुक्रदेव से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुध देव। बुध देव यानी बुद्धि। बुद्धि मतलब अपने बॉडी में, अपने बॉडी के अंदर मौजूद माइंड के अंदर न्यूरॉन्स, आपके न्यूरॉन्स कितने एक्टिव हैं ब्रेन के अंदर, यानी कि आपका ब्रेन कितनी स्पीड से किसी बात को कैप्चर कर सकता है, और कितनी स्पीड से वो सामने वाले को वापस वो चीज वापस दे सकता है, वापस प्रेजेंट कर सकता है। तो बुद्धि से भी जुड़ा है, यानी कि बुद्धिमान अगर कोई व्यक्ति है तो बुद्ध उसका स्ट्रांग होगा। और साथ साथ में वाक चातुर्यता, बोलने की जो कला होती है, उससे जुड़े हैं बुद्ध देव। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रदेव। चंद्रदेव सीधे कनेक्टेड है मन से। तो हमारा जो मन है, जो बार बार कभी बच्चे की तरह बन जाता है, कभी बड़े की तरह बन जाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी गुस्से में आ जाता है, कभी प्यार में आ जाता है, कभी किसी पेड़ पौधों को देख के वो जो मन है वो बहुत अच्छा फील करता है। तो ये जो मन है बार बार जो परिवर्तित होता है, वो सारी चीजें जुड़ी है हमारे चंद्रदेव से। चंद्रदेव मन का कारक है। और चंद्रदेव जो है वो बहुत स्पीड में चलते हैं, 2.25 दिन में राशि परिवर्तित कर देते हैं। तो इनकी स्पीड के कारण ही हमारा मन भी उतना ही स्पीड वाला होता है। यानी मन जो है, जिसे हम कहते हैं चंचल मन, वो उससे जुड़ा है चंद्रदेव। देन उसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव जो है वो सीधे कनेक्टेड है हमारे शरीर की एनर्जी, और इसे आत्मा कारक भी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मा से भी कनेक्टेड है। बुद्धि भी है इनमें, ऊर्जा भी है इनके अंदर। मंगल देव की बात करें तो बुद्धि से इनका कनेक्शन नहीं है, यह बुद्धि से कनेक्टेड ग्रह नहीं है। लेकिन सूर्य देव में बुद्धि भी है, सूर्य देव में बल भी है, सूर्य देव में तेज भी है, और सूर्य देव के अंदर मैनेजमेंट वाले गुण भी है। तो सूर्य देव जुड़े हैं मैनेजमेंट से, सूर्य देव जुड़े हैं तेज से, सूर्य देव जुड़े हैं आंखों की रोशनी से भी। और सूर्य देव जो जुड़े हैं जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, सरकारी जो भी महकमे हैं, उनका सारा लेना देना जो है वो सूर्य देव से इनका कनेक्शन है। बुध देव का कनेक्शन बिजनेस से भी है, व्यापार से भी है, और अकाउंट्स यानी कि जो गणित से रिलेटेड चीजें हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, और लेखा जोखा है जो बुध देव से भी जुड़ा हुआ है। और सूर्य देव सरकारी महकमे के डिपार्टमेंट के मेन करता धरता है, इसलिए सूर्य को देखा जाता है सरकारी जॉब के अंदर, कि सरकारी जॉब के लिए सूर्य की स्थिति जरूर देखी जाती है। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव जो है वो है ज्ञान। देखिए जैसे बुद्ध देव बुद्धि है, मेमोरी है, तो बृहस्पति देव है ज्ञान। ज्ञान मतलब हुआ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी पहचान, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बात, कोई भी बात हो उसके बारे में जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, वो बृहस्पति देव है। ये जो आप कुंडली की नॉलेज ले रहे हैं, ये ज्ञान है। ये ज्ञान जो आपके पास पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है बृहस्पति देव के कारण। तो बृहस्पति देव जो है वो ज्ञान के कारक हैं, गुरु भी हैं, ये देवों के गुरु हैं। तो बृहस्पति देव ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो बृहस्पति देव से कनेक्टेड होगी। हमारे बॉडी में ये चर्बी को भी कंट्रोल करते हैं, चर्बी का कनेक्शन भी बृहस्पति देव से होता है।
देन उसके बाद बात करेंगे हम शनि देव की। शनि देव जो है वो थोड़े क्रूर ग्रह हैं, क्रूर होने के साथ स्लो चलने वाले हैं, स्लो मोशन में चलने वाले, क्योंकि शनि देव की स्पीड भी बहुत धीरे है। आप जानते हैं राशियों को परिवर्तित करते हैं 2.5 साल के अंदर। सबसे स्लो अगर इन सभी ग्रहों में मैं बात करूं तो शनि देव है। इनके अगर स्वभाव की बात करूं, नेचर की बात करूं, तो थोड़ा आलसी किस्म का नेचर है, स्लो मोशन में करने का एक अंदाज है काम को, लेकिन डीप में जाने का भी इनका अंदाज है, गहराई में जाना, किसी भी बात की बहुत डीप में जाना, बहुत गहराई में जाना। और शरीर के अंदर ये बालों को, जो हमारे रोम होते हैं, बाल होते हैं, उनसे भी इनका कनेक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर राहु देव, केतु देव, क्योंकि इस लिस्ट से मैंने उनको अलग रखा है, क्योंकि किसी भी राशि से इनका कनेक्शन नहीं है, राशि से जुड़े नहीं है। तो राहु देव जो है वो भी क्रूर ग्रहों में आते हैं। साथ साथ में मन, जो मन का कनेक्शन जैसे चंद्रमा से है, वैसे राहु देव का भी है। और राहु देव एक्साइटमेंट का कारण है। एक्साइटमेंट मतलब ऊर्जा, यानी कि किसी भी बात के लिए जो बड़े विचार करते हैं हम, बड़ी सोच हमारे दिमाग में आती है कि मुझे जिंदगी में ये करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, जो डिजायर्स क्रिएट होती है, उसके कारक हैं यहाँ पर राहु देव। राहु देव डिजायर जब क्रिएट करते हैं, और कोई ऐसा ग्रह उनको मिल जाए जो कर्म करने के लिए प्रॉपर हो कुंडली में, यानी कि एक्शन करने के लिए प्रॉपर हो, तो बड़े बड़े कीर्तिमान बनते हैं। केतु देव जो है वो, वैसे इन्हें मंगल देव की परछाई कहा जाता है। जैसे जो राहु देव है वह शनि देव की परछाई कहा जाता है, तो मंगल देव की परछाई कहा जाता है केतु देव को। केतु देव जो है वो है सीधे से कनेक्टेड मोक्ष से, यानी कि जितने भी जीवन में हम कर्म करते हैं, उस कर्म की जब हमें संतुष्टि हो जाती है, उससे हमें प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति के साथ साथ जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो सारी चीजें जब हमें मिल जाती है, तो हम मोक्ष की तरफ अपना रुख करते हैं। और उस मोक्ष का कारक भी केतु देव है। और कभी कभी कुछ चीजें जीवन में प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि जीवन में जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो सारी चीजें मेन नहीं है, मेन है मोक्ष, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति, यानी मन की शांति। तो मोक्ष का जो कारक है धर्म की तरफ, धर्म इसे नहीं कह सकते हैं, ये मतलब समझिए आपकी, ये एक ऐसी ऐसी मतलब सोच क्रिएट करता है कि आप कर्म से हटकर, जो हम जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे हटकर आप आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं, और आपको ये समझ में आती है सारी चीजें कि हमें मोक्ष की ओर जाना चाहिए। ये जो जीवन से हम जुड़े हैं, ये रिश्ते नातों से हम जुड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोक्ष का कारक भी केतु देव है। इनकी थोड़ी सी और मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। देखिए, सौम्य सौम्य ग्रहों में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जिनका नेचर सौम्य है, वो कुंडली में बुरे भी हों तो परेशान नहीं करते, क्योंकि सौम्य नेचर के हैं। तो सौम्य नेचर में यहाँ पर आते हैं एक तो बृहस्पति देव, सौम्य नेचर के हैं। उसके बाद यहाँ सौम्य नेचर में आते हैं चंद्र देव। इसके बाद यहाँ पर सौम्य नेचर के अंदर आते हैं शुक्र देव। ये जो ग्रह हैं ये सौम्य है, यानी स्वभाव इनका कूल है। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर आक्रामक स्वभाव, आक्रामक स्वभाव भी कह सकते हैं इनको, और आक्रामक के साथ साथ गुस्से वाला स्वभाव भी कह सकते हैं। गुस्से वाला स्वभाव यहाँ पर देवताओं में आता है मंगल देव और सूर्य देव। ये आक्रामक भी है, गुस्से वाले भी हैं, क्रूर ग्रह आप इन्हें कह सकते हैं। पापी नहीं है, क्रूर है ओनली। और पापी ग्रहों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और क्रूरता की भी बात करूं साथ में, तो शनि राहु केतु ये क्रूर भी हैं और ये पापी भी हैं। जब ये कुंडली में बुरी स्थिति में आते हैं तो परेशान भी करते हैं, और साथ साथ के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि सामने वाले इंसान को निचोड़ के रख देते हैं। तो ये कुछ स्वभाव के बारे में मैंने बात करी, ग्रहों का कुछ इस तरह का स्वभाव होता है। और जब कुंडली टॉपिक आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी तो मैं हर ग्रह पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसकी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि किस फील्ड के लिए बेस्ट है, और इन ग्रहों का क्या क्या हमारे जीवन में रोल है। ऐसी बारीक चीजें जो आपको हर चीज से जोड़ देगी कुंडली में, कि वास्तव में जीवन में जो भी बदलाव आते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं ग्रह जरूर रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रहों का स्वभाव, नेचर। इसके बाद हम बात करते हैं कुंडली के अंदर आपके कौन से लग्न की कुंडली में कौन से जो है वो योग कारक ग्रह हैं, और कौन से जो है वो मारक ग्रह हैं। तो यहां पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाने वाला हूं मेष लग्न की कुंडली। तो मेष लग्न की अगर कुंडली बनेगी तो पहले हाउस के अंदर होंगे मेष राशि, यानी कि मंगल देव की राशि है ये फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th और ये 12th। अब इसमें बात करते हैं हम योग कारक ग्रह और मारक ग्रह, कौन से हमारे लिए योग कारक है, हमें अच्छे रिजल्ट देंगे, कौन से हैं मारक। तो सबसे पहली चीज,
पहले जो लग्नेश है, क्योंकि इस पूरी लग्न कुंडली में मेन ग्रह की बात करें तो लग्नेश हुए। लग्नेश इस कुंडली के हुए योग कारक ग्रह। तो पहले यहाँ पर ग्रह हुए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर योग कारक की, और यहां हम बात करें मारक ग्रह की, तो योग कारक ग्रह हुआ यहाँ पर मंगल देव। अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस और सातवां हाउस, यह अगर लग्नेश के शत्रु हैं तो वह भी मारक ग्रहों की लिस्ट में आएंगे। तो यहां पर सेकंड हाउस है वृष राशि, राशि के स्वामी शुक्र देव, जो कि लग्नेश के शत्रु हैं, यानी कि मंगल देव के शत्रु हैं। ये मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पर, पिछली वीडियो में मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो शुक्र देव आए, वो शुक्र देव यहाँ पर आए मारक ग्रह। शुक्र देव मारक ग्रहों की लिस्ट में यहाँ पर आ गए। सेकंड नंबर अगर हम बात करें, इसके आगे हम चलते हैं, तो थर्ड नंबर पर जो ग्रह है यहाँ पर वो है बुध देव। बुध देव के साथ में बुध देव की सेकंड राशि कहां पर है, यहाँ ये देखिए, बुध देव की सेकंड राशि यहाँ पर आ रही है सिक्स्थ हाउस, यानी कि छठे घर के अंदर ही बुध देव बैठे हैं और छठे नंबर की ही यह राशि है कन्या। तो इस राशि के अंदर, क्योंकि यह दोनों ही घर लगभग अच्छे नहीं है, सिक्स्थ हाउस तो अच्छा है ही नहीं, और उसके साथ साथ में थर्ड हाउस भी ज्यादा मेहनत वाला है, तो ये दोनों हाउस अच्छे ना होने के कारण यह भी इस कुंडली में कहलाएंगे मारक ग्रह। बुध देव भी आएंगे मारक ग्रहों की लिस्ट में। फिर उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर यानी कि चंद्रदेव की राशि कर्क, इनको अच्छा स्थान मिला है, अच्छा घर मिला है। यह घर वाहन का है, माता का है, अच्छे सुख सुविधाओं का है, तो यह यहाँ पर बने योग कारक ग्रह, यानी चंद्रदेव बने यहाँ पर योग कारक ग्रह। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस यहाँ पर मिला है सूर्य देव को। यह भी बहुत अच्छा त्रिकोण है ये, और त्रिकोण में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छी स्थिति में होता है, योग कारक कहलाता है, और ये इनके मित्र भी हैं। तो यहां पर योग कारक ग्रह बने सूर्य देव। सूर्य देव इस कुंडली में योग कारक ग्रह बन गए। सैन के इनकी बात कर चुके हैं, और ये सातवें नंबर की जो राशि है वह तुला है, और तुला के सामने शुक्र देव है जो कि इस कुंडली में मारक है। देखिए बहुत मजे की बात है कि लग्नेश के सामने वाला जो घर है वो पत्नी स्थान है, और पत्नी स्थान अगर लग्नेश का शत्रु होता है तो वह मारक बनता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी है, और ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लागू हो सकता है कि वो आपने गाना सुना ही होगा कि जो ये वो शादी का वो लड्डू है जो खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए। लेकिन चार कुंडलियां ऐसी होती है जिन कुंडलियों में यह मारक नहीं होता है, वो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए आठवें स्थान पर यहाँ पर बैठे हैं मंगल देव। मंगल देव क्योंकि लग्नेश है, तो लग्नेश अगर गलत घर में बैठा हो तो उसे बुरा प्रभाव नहीं लगता, यानी कि वो योग कारक की लिस्ट में ही आएंगे। ये भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 9वें नंबर की राशि है बृहस्पति देव, जो कि भाग्य स्थान है, बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ में इनको एक और राशि मिली है यहाँ पर 12वें नंबर की, लेकिन त्रिकोण की एक राशि मिलने के कारण यह भी योग कारक लिस्ट में ही आएंगे। तो बृहस्पति देव भी यहाँ पर कहलाएंगे योग कारक ग्रह। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 10वां नंबर हाउस जो है वो मिला शनि देव को, क्योंकि 10वें नंबर की राशि है मकर, वो मिला शनि देव को। और 11वें नंबर की जो राशि है वो भी शनि देव को मिली है, क्योंकि कुंभ है। दोनों ही अच्छे स्थान है, दोनों ही अच्छे स्थान होने के कारण यह भी योग कारक लिस्ट में आएंगे। वैसे सम कहलाते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट देंगे, इसलिए यहाँ पर जो शनि देव है वह भी योग कारक कहलाएंगे। अब इस फर्स्ट कुंडली के अंदर, यानी कि जो मैंने बनाई है यहाँ पर लग्न कुंडली, मेष लग्न कुंडली, यानी आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, मेष लग्न है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी कुंडली के अंदर जो योग कारक ग्रह बने वो मंगल देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव, शनिदेव। अब ये बैठे कहाँ है वो बात अलग हो गई, लेकिन यह अच्छे रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर बाध्य हो गए। उच्च के हैं, नीच के हैं, उनकी बात हम अलग करेंगे, वो सारा कंसेप्ट कुंडली का अलग हो गया। लेकिन अपन ने एक फिल्टर कंसेप्ट के द्वारा ये चीज बाहर निकाल ली कि इस कुंडली में कौन अच्छे रिजल्ट देंगे, कौन से बुरे रिजल्ट देंगे। तो शुक्रदेव बुधदेव इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, ये याद रखिएगा आप। कौन सा रत्न पहनना है, क्या पहनना है, उसकी कुंडली पे जब हम बात करेंगे, ग्रहों के अनुसार बात करेंगे, तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। अब इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि आपके इष्ट देव कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस कुंडली के अंदर अगर आपको इष्ट देव ढूंढने हैं कि जिनसे आप अगर जुड़ गए, जिनको आपने पकड़ लिया, जिनके आप चरणों में बैठ गए, तो वह आपको सदैव सुख सुविधाएं देंगे, आपकी रक्षा करेंगे और हर पल आपके साथ रहेंगे, वह कहलाते हैं इष्ट देव।
तो ईष्ट देव कहलाते हैं कुंडली के पंचमेश, फिफ्थ हाउस के मालिक। अब फिफ्थ हाउस जो है उसमें लिखा 5 नंबर, यानी कि यहां पर हुए सूर्य देव, सिंह राशि हुई। तो इस पूरी कुंडली के अंदर सूर्य देव इस व्यक्ति को निहाल करने वाले हुए, यानी इस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा योग कारक बने। इष्ट देव हुए इस कुंडली के सूर्य देव, यानी सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य देव की पूजा करें। संडे जो है आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप सूर्य देव की पूजा करेंगे, उन्हें जल चढ़ाएंगे, सूर्य मंत्र बोलेंगे, तो आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, ये आप याद रखिएगा। तो यहां पर हमने बात करी अभी तक सबसे पहले कि मेष लग्न की कुंडली जो है उसमें कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं, और उसके बाद कौन से ईष्ट देव हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर सेकंड नंबर, यानी कि दूसरे नंबर की राशि। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं दूसरे नंबर की कुंडली की। मैं यहां बात कर रहा हूं वृष। तो अगर यहां आपकी लग्न कुंडली के अंदर सेकंड नंबर पर लिखा है 2, और यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 4, और यहां लिखा 5, यहां लिखा 6, यहां लिखा 7, यहां लिखा 8, यहां लिखा 9, यहां 10, यहां 11, यहां 12, यहां लिखा 1। देखिए आपकी कुंडली में अगर ऐसे ग्रह बैठे हैं, यानी कि हाउसेस वही रहेंगे। फिर मैं बात आपको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट हाउस में आपके यहां पर राशि आ गई अब की बार वर्ष, सेकंड हाउस में आपके राशि आ गई यहां पर मिथुन, थर्ड हाउस में आपके जो राशि आई है वह आई यहाँ पर कर्क, और फोर्थ हाउस में जो राशि आई है वो आई है सिंह, और फिफ्थ हाउस में राशि आई है यहाँ पर आपके कन्या। इस तरह से यह राशियां एक स्टेप आगे चली गई अगर आपके सेकंड नंबर की कुंडली है तो इस कुंडली में हम बात करेंगे आपके योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। तो आपकी इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह कौन से हैं और मारक ग्रह कौन से हैं। देखिए सबसे पहले लग्नेश, लग्नेश कुंडली में योग कारक होते ही हैं, यह तो आप फिक्स कर ही लीजिए, योग कारक होते हैं। तो यहां पर लग्नेश है शुक्रदेव, तो इस कुंडली के योग कारक ग्रह हुए शुक्रदेव। ठीक है, सबसे पहले योग कारक ग्रह शुक्रदेव। उसके बाद सेकंड नंबर हम देखते हैं, सेकंड नंबर अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर सेकंड नंबर हम देखें तो सेकंड नंबर जो है वो लग्नेश के शत्रु होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर मारक ग्रह कहलाएंगे। लेकिन सेकंड नंबर पर जो राशि है वह मिथुन है, स्वामी है बुध देव, तो बुध देव इनके अति मित्र हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर बुध देव मारक नहीं बने, यहां पर बुध देव बन गए इनके योग कारक। इस कुंडली में बुध देव कहलाएंगे योग कारक ग्रह। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, चौथे नंबर फोर्थ नंबर लिखा है यहाँ पर, थर्ड हाउस में लिखा फोर्थ, यानी कि चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है वो बैठे हैं अति मेहनत वाले घर के अंदर, ज्यादा मेहनत वाले घर के अंदर। तो वैसे तो इस कुंडली के अंदर वह अच्छे घर में नहीं बैठे, लेकिन फिर भी आप इनको योग कारक लिस्ट में ही रख सकते हैं, क्योंकि मेहनत के बाद भी आपको रिजल्ट तो एटलीस्ट ये दे ही देंगे। यानी कि जरूरी है कि जरूरी नहीं कि भाई पैसा आपको चंद्रमा की स्थिति में जल्दी मिल जाएगा या सुविधाएं जल्दी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी चंद्रमा की स्थिति में आप मेहनत करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल ही जाएंगे। तो ये भी योग कारक लिस्ट में ही आएंगे, मेहनत जरूर होगी आपकी। देन उसके बाद जो है पांचवें नंबर यानी सिंह राशि जो है फोर्थ हाउस में है। अब फोर्थ हाउस क्योंकि अच्छा हाउस है, इस कारण से जो सूर्य देव है वो इस कुंडली के बने योग कारक ग्रह है। वैसे इनको सम भी कहा जाता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट देंगे। ये क्यों? क्योंकि यह जो घर है वो अच्छा घर है, और इस अच्छे घर में बैठने के कारण, सूर्यदेव के अच्छे घर में बैठने के कारण ये योग कारक की स्थिति में आ गए। वैसे तो ये सूर्यदेव इनके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी इनको हाउस अच्छा मिला है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है 6 नंबर, पहले ही मैं बता चुका हूँ बुध देव इस कुंडली में योग कारक में आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है 7 नंबर, 7 नंबर खुद की राशि है लग्नेश की, यानी कि शुक्रदेव की। तो वह इस कुंडली में भले ही गलत घर में बैठे हैं, लेकिन इन्हें इस गलत रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वह लग्नेश है। लग्नेश को गलत घर में बैठने का भी गलत परिणाम नहीं मिलता, तो वह भी योग कारक लिस्ट में ही आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर बैठे हैं 8 नंबर मंगल देव, क्योंकि 8 नंबर की राशि वृश्चिक है, मंगल देव उनके स्वामी है, तो मंगल देव यहाँ बैठे हैं। अब देखिए उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लग्नेश के अति शत्रु हो गए ये,
लग्नेश के अतुत शत्रु होने के कारण यह इस कुंडली के मंगल देव मारक ग्रह कहलाएंगे, यानी कि दशा अंतर दशा में ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। देन उसके बाद हम बात करें 9 नंबर जो है वो धनु राशि है बृहस्पति देव की, और 9 नंबर के साथ साथ इन्हें एक और राशि मिली हुई है 11 नंबर में, 12 नंबर की मीन राशि है। तो मीन राशि जो हुई वो भी इस कुंडली के अंदर वैसे अच्छे घर में बैठी है, लेकिन एक इनके पास बुरा घर है, ना तो त्रिकोण है ना लग्न है। तो इस कारण से बृहस्पति देव भी इस कुंडली के अति मारक ग्रह बन गए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 10 नंबर और 11 नंबर बहुत ही सॉलिड हाउस है, क्योंकि भाग्य स्थान है, ये हमारा प्रोफेशन का स्थान है, दोनों अच्छे घर मिले हुए हैं शनि देव को। तो शनि देव इस कुंडली के बने योग कारक ग्रह। देन उसके बाद सभी ग्रह वैसे कंप्लीट हो चुके हैं। राहु केतु जो है वो राशियों के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो इस पूरी कुंडली में मारक ग्रह बने मंगल देव और बृहस्पति देव। कहाँ बैठे हैं वो बात अलग हुई, गलत घर में बैठे हैं वो बात अलग हुई, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन अभी हमने इस कुंडली से ये चीज बाहर निकाल ली कि वह योग कारक है या मारक है। और इस कुंडली के अगर हम बात करें इष्ट देव की, इष्ट देव कौन है तो पंचमेश। पंचमेश कौन हुए इस कुंडली के अंदर 6 नंबर, यानी 6 नंबर हुई कन्या राशि, कन्या राशि हुई बुध देव की। तो इस पूरी कुंडली के जो इष्ट देव हुए वो हुए बुध देव। बुध देव यानी कि गणेश जी। अगर बुध देव की आप पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, मैं बता रहा हूं कि ये जो कुंडलियों के इष्ट देव होते हैं वो उन्हें दिखते भी है। सबसे ज्यादा जो फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, वो आप नोट कीजिएगा इस चीज को, कि अगर मैं बात करूं कि कौन से देव आपके इष्ट देव, वो खुद ही आपसे कनेक्ट रहते हैं। आप आंख बंद करेंगे तो उनके आपको दर्शन हो जाएंगे। आपके इष्ट देव वो अब पता पड़ रहे हैं आपको कि आपके इस कुंडली के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन वो समय अनुसार जब भी आप ध्यान करेंगे तो वो आपको दर्शन जरूर देंगे, 100% देंगे। तो दोस्तों आज मैं यही इस टॉपिक को रोक देता हूं, क्योंकि टॉपिक काफी लंबा है, वीडियो का टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां तक मैंने आपको क्लियर करा है 2 कुंडलियों के लिए। कल मैं आपको क्लियर करूंगा इसी कुंडली के अंदर कि बाकी जो राशि हैं उनके योग कारक मारक ग्रह कौन से हैं और साथ साथ में इष्ट देव कौन से हैं। और अगर यह वीडियो अभी तक आपको समझ में आ रही है, आपको मैं जितनी बातें समझा रहा हूं आपको क्लियर हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो में जरूर लिखें कमेंट में। नीचे आप वीडियो के जाएंगे तो कमेंट ऑप्शन है, उसमें लिखिए कि यस हमें ये चीज समझ में आ रही है। तो मैं और कोशिश करूंगा कि आपको ढंग से समझाने की। अगर आपको क्लियर हो रही है सारी चीजें तो वेल एंड गुड। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज ये चीज मत लिखिएगा कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरा ये जन्म स्थान है, मेरा ये टाइम है, मेरे बारे में बताइए या मेरे इस टॉपिक के बारे में बताइए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप खुद सीखें। अगर आप ये सारी चीजें सीख गए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ मेरे टॉपिक्स आप अगर 1-2 हफ्ते भी रीड कर लेंगे तो आपको पूरी कुंडली देखना आ जाएगा, 101% आ जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रही है सारी चीजें जो भी मैंने अभी तक बताई है, अगर आपने कुंडली के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट देखे हैं तो यह टॉपिक आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ आ गए तो पहले वो देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, आपको सारी चीज समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स में कि यस हमें ये चीज समझ में आ रही है, समझाने का तरीका सही है। और अगर कुछ सुधार करने हैं मुझे तो वो भी आप समझाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नए व्यूअर अगर आप हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएगी, अगर आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेंगे तो। ओके, थैंक यू।